न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। मेक्सिकन नौसेना का पोत न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया, 200 से अधिक लोग थे सवार। पाम स्प्रिंग्स में फर्टिलिटी क्लिनिक के पास का विस्फोट, एक की मौत। एफबीआई ने आतंकवादी हमला बताया। पेम्बा शेरपा ने दो गुर्दे खराब, प्रत्यारोपण के बाद एवरेस्ट फतह पर रचा इतिहास, पिता ने दिया जीवन दान। और अब खबरें विस्तार से। 200 से अधिक लोगों को लेकर जा रहा मेक्सिकन नौसेना का प्रशिक्षण पोत न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जहाज कुआउटनोक एक खास समारोह के लिए न्यूयॉर्क आया था। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा सकता है कि शनिवार शाम को जब जहाज इस पुल के नीचे से गुजरने वाला था, तब जहाज में एक ऊंचा खंभा पुल से टकरा गया। टक्कर के बाद जहाज के मस्तूल के कुछ हिस्से टूटकर गिर गए। टक्कर के बाद पुल पर भारी जाम की स्थिति बन गई। मेक्सिको की नौसेना ने भी जहाज के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि की है। घटना की जांच की जा रही है। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अधिकारियों ने करीब 20 लोगों के घायल होने की बात कही है, लेकिन इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। जानकारी के मुताबिक जहाज एक विशाल हरा, सफेद और लाल मैक्सिकन झंडा लहरा रहा था। टक्कर के बाद ये नदी के किनारे की ओर बहता चला गया। आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई है। वे किनारे से दूर भागते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। सिंगापुर में एक भारतीय पर्यटक को 12 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल भेजा गया। आरोपी की पर्यटक ने बच्ची को इंस्टाग्राम अकाउंट पर गंदे मैसेज भी भेजे। सिंगापुर में एक भारतीय पर्यटक को 12 वर्षीय बच्ची के साथ गंदी हरकत करने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि पर्यटक ने न सिर्फ बच्ची से छेड़छाड़ की, बल्कि उसे सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक संदेश भी भेजे। इसके चलते आरोपी को 3 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। चैनल न्यूज एशिया की खबर के अनुसार 25 वर्षीय प्रेमेंद्र ने शुक्रवार को 14 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से अश्लील कृत्य के प्रयास करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप को स्वीकार कर लिया। सीएनए की खबर के अनुसार प्रेमेंद्र पर आरोप है कि उसने 31 मार्च को पीड़िता का जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के शौचालय तक पीछा किया था। जालान बेसर स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में बच्ची अपने परिवार के साथ आई हुई थी। It's hard to tell if it was just a car. To me, explosion was so crazy. It blew out the glass of this liquor store. Look at this liquor store. Oh my god. Look at this, dude. Damn, crazy explosion. Glass and everything everywhere. और आगे बढ़ते अब देखते हैं अगली खबर। गुर्दा प्रत्यारोपण करा चुके पेम्बा शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतेह पर इतिहास रच दिया है। गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद एवरेस्ट फतह करने वाले वो न सिर्फ पहले नेपाली बल्कि विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे अनेक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। पेम्बा ने 8,848 लीटर ऊंचे एवरेस्ट की चोटी पर नेपाल के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, शहीद धर्म भक्त राष्ट्रीय प्रत्यारोपण केंद्र और अंगदान जीवन दान है। मृत्यु के बाद नष्ट होने वाले अंगों को दान करे संदेश वाला बैनर फहराया। पेम्बा पिछले बुधवार सुबह 9:30 बजे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। करीब 1 महीने पहले उन्होंने बेस कैंप की ओर प्रस्थान किया था। उनके कैंपेन का प्रबंधन हाई माउंटेन ट्रैक्स नामक कंपनी ने किया। पेम्बा ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि मैं 14 मई को सुबह 9:30 बजे सागरमाथा की चोटी पर पहुंचा। उससे पहले किसी भी गुर्दा प्रत्यारोपित व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था। जापान में 7 वर्ष काम करने वाले पेम्बा शेरपा जब नेपाल लौटे तो उन्होंने गुर्दा संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। तब तक उनके पिता ने उन्हें अपना एक गुर्दा दान किया। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। इसके बाद वो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और विभिन्न नाटो देशों के नेताओं से भी बात करेंगे। ट्रंप का कहना है कि पुतिन के साथ बातचीत यूक्रेन में रक्तपात को रोकने के बारे में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उम्मीद है कि एक अच्छा दिन होगा, युद्ध विराम होगा और ये बहुत ही हिंसक युद्ध जो कभी नहीं होना चाहिए था समाप्त होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप से फोन पर बातचीत होने की पुष्टि की, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। ट्रंप ने यह घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर सीधी बातचीत विफल होने के एक दिन बाद की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की से तुर्की में आमने सामने मिलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। यूक्रेन और अमेरिका सहित उसके पश्चिमी सहयोगी चाहते हैं कि 30 दिन का युद्ध विराम हो। इस बीच शनिवार को ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रोम की यात्रा के दौरान रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि वेटिकन रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा क्षेत्र में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस बारे में जानकारी दी है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा क्षेत्र में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इस भूकंप के बारे में जानकारी दी। एनसीएस ने बताया कि ये भूकंप रविवार तड़के महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 रही। एनसीएस के अनुसार भूकंप के झटके भारतीय समयानुसार सुबह 2:50 पर आया था, जिसके केंद्र 86 उत्तरी अक्षांश और 96.35 पूर्वी देशांतर पर 58 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप में किसी के हताहत होने या नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर। वाशिम जिले के मंगरूलपीर क्षेत्र में अवैध देशी और विदेशी शराब की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,11,220 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। इस अभियान में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई सप्लायर और खरीदार संदेह के घेरे में है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बोलेरो वाहन से शराब की तस्करी करते हुए विशाल श्रीराम शिवहरे और गजानन टेकराव चौकसी को पकड़ा है। उनके पास से 220 रुपए की देशी और विदेशी शराब, बोलेरो वाहन, मोबाइल फोन सहित कुल 10,11,220 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस तस्करी रैकेट में कई अन्य लोग भी शक के दायरे में हैं, जिनमें रोहित लल्ला, वैभव अनूप, भोला, बब्बू गोलू, तन्नू, दीपक शिवहरे और मंगेश यादव शामिल है। मंगरूलपीर पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की धारा 65E और भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को वाशिम के पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, आईपीएस अपर पुलिस अधीक्षक लता फड और सहायक पुलिस अधीक्षक नवदीप अग्रवाल के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस रैकेट के पीछे के मुख्य सरगनाओं और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश में जुट गई। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। गढ़चिरौली जिले की बहुमूल्य खनिज संपदा को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेटीवार ने आज एक पत्रकार परिषद में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि जिले के खनन पट्टों के बिना खुली नीलामी के निजी कंपनियों को सौंपने की साजिश रची जा रही है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान और सत्ता में बैठे दलों को मोटा मुनाफा हो रहा है। वट्टेटीवार ने आरोप लगाया कि अंदल स्टील ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए पुराने स्वामित्व शुल्क पर फिर से खनन का अधिकार सौंपने की तैयारी चल रही है, जबकि यदि यही पट्टा खुली नीलामी के जरिए आवंटित किया जाए तो सरकार को 2300 रुपए प्रति टन का राजस्व मिल सकता है। कांग्रेस नेता के अनुसार ये योजना पूरी तरह से राजनीतिक और औद्योगिक गठजोड़ का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि इससे सत्तारूढ़ तीनों दलों को हर महीने लगभग 500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई होगी, जबकि खनन कंपनी को लगभग 5000 करोड़ रुपए मासिक मुनाफा होगा। वट्टेटीवार ने यह भी कहा कि गढ़चिरौली के वर्षा तालुका में 9000 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर एमआईडीसी स्थापित करने की साजिश चल रही है, जिसमें वड़सा, नैनपुर, कुरुड़, कोंडाला, वड़ेगांव और कोकड़ी जैसे गांव के किसानों की जमीन अतिग्रहित की जा रही है। उन्होंने कहा इससे न केवल स्थानीय किसानों को नुकसान होगा, बल्कि गढ़चिरौली जैसे आदिवासी जिले की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संरचना भी खतरे में पड़ सकती है। पुनर्वसन करावं लागेल, नाहीतर गावाच्या बाजूने बाउंड्री मारून एक रस्ता ठेवतील आणि सर्व धूळ त्याच्या घरावर काळं धूळ आणि पोल्युशन त्यांच्या नाकातोंडात जाईल। त्या सर्व लोकांचं, या 8 गावातील लोकांचं आरोग्य धोक्यात आहे।
हे सर्व उद्ध्वस्त होत. हा मोठा गंभीर प्रश्न आमच्या पुढे या निमित्तानं उभा झाला. हे आपण करायला पाहिजे. ही पहिली मागणी. दुसरी मागणी आमची अशी आहे की यासाठी या JSW ला जी खाण दिली गेली पेटापल्ली भामरागड तालुक्यातील ती 2000 एकर जागा, त्या JSW ला दिलेली खाण मुदतीत पूर्ण न सुरू म्हणजे काम सुरू न केल्यामुळे ते दिलेला परवाना रद्द झाला, मान्यता रद्द झाली. ज्यावेळेस याला खाण मंजूर झाली त्यावेळेस 660 रुपये प्रति टन ही गव्हर्नमेंटची राहिली. जगलरी काय तुम्हाला सांगतो. आणि हे लोक कशी प्रचंड या जिल्ह्यातून माया गोळा करायसाठी आपल्या जिल्ह्यावर हे लक्ष केंद्रित करून आहे. तीनही पक्षाचे लोक. थोडंसं तुमच्यापुढे खुलासा करतो. सगळे ही माहिती की भयानक आहे आणि कशा पद्धतीने होणार. याची मुदत संपल्यानंतर या माईशी ओपन ऑक्शन करण्याची गरज आहे. या माईशी अलीकडे 9 माईन्स आपण 7 माईन्स स्टीलच्या माईन्स आयर्न ओरच्या ओपन ऑप्शन केलाय. त्यावेळेचे दर 2200 ते 2800 रुपये प्रति टन आलेले आहे. याची सुद्धा मुदत संपल्यानंतर का केली नाही याच्या मागे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांची प्रमुख लोक याच्या मागे उभे झाले. आणि ही माहिती त्याला देण्यासाठी कारण मेजर मिनरल असल्यामुळे केंद्राची परवानगी लागते. केंद्राची परवानगी लागताय म्हणून यांनी ती माहिती त्याला देण्यासाठी स्टेट गव्हर्नमेंटनी शिफारस करण्यासाठी पहिले LNJDचा म्हणजे आमच्या ज्युडिशरीचे आपण काय म्हणतो लँड ज्युडिशरीच्याकडे हा प्रस्ताव पाठवला. त्यांनी तो रिजेक्ट केला. नंतर महाराष्ट्र सरकारने हा प्रस्ताव आमच्या ऍडव्होकेट जनरलकडे पाठवला. ऍडव्होकेट जनरलकडे पाठवायची गरज नाही कारण त्याचा से घेण्याची गरज नाही. जिथे सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टात राज्य सरकारच्या विरुद्ध काही फंक्शन असेल तरच आपण त्याचा से घेऊ. परंतु इथे जाणून बुजून ते तिकडे पाठवण्याचं काम केलं जातं. आता त्याचं ओपिनियन येणं आता बाकी आहे. आम्ही या सगळ्या गोष्टीवर लक्ष देऊ. आपली मुख्य तुम्हाला किती प्रकार हा होणार आहे सांगतो तुम्हाला. बघा हे जर त्याच्या नावाने हे अलर्ट करायचं काम पूर्ण युद्ध पातळीवर सुरू आहे. उद्या कदाचित हे ज्युडिशरीकडे मामला जाईल आणि त्यांचा ऍडव्होकेट जनरल किंवा तुषार मेहता उद्या येईल बाजू मांडेल आणि जिंदालला द्यायचा एवढी इन्व्हेस्टमेंट आहे. 1 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट करणार आहे त्यामुळे त्याला दिलं गेलं पाहिजे वगैरे म्हणे. यातून त्याला जर ही मिळाली तर 660 रुपये प्रमाणे जी इन्व्हेस्टमेंट करतायत त्यातून दर महिन्याला 25 लाख मेट्रिक टन उत्खनन होणार. कारण कॅपॅसिटीचाच तेवढा कारखाना तो तिथे उभा होता. 25 लाख मेट्रिक टनचा 25च्या गुणीला 2000 रुपये जर केले तर तो दर महिन्याला 500 कोटी रुपये 5000 कोटी रुपयाचा फायदा होईल. त्यातून हे सगळे लोक मिळून ते पैसे वाटप करण्याची तयारी तीनही पक्षाची. आता थेट आरोप याची कुठल्याही स्तरावरची चौकशी होती. हा त्यामागचा गेम आहे. कारण जर ओपन ऑक्शन केली त्याची आणि ते ओपन ऑक्शन साठीच आहे. ज्यावेळेस मुदत संपली तर ते देता येत नाही. पण राज्य सरकारचे सगळे मंडळी मिळून त्यामध्ये या पद्धतीनं काम करायचं काम सुरू केलं. हा प्रचंड मोठा धोका. म्हणजे महसूल हा राज्य सरकारचा लुबाडून खात असताना हे सगळं संगणमत करून एक दर महिन्याला 500,000 कोटी रुपये हे तीनही पक्षाचे लोक पक्षाचा चंदा म्हणून की स्वतःचा चंदा म्हणून हे जमा करणार आहेत. कारण तितका प्रॉफिट दर महिन्याचा 5,000 कोटीचं प्रॉफिट 660 रुपये दिल्यानंतर होणार आहे. आणि महसूल हा 5,000 कोटी रुपयाचा दर महिन्याला बुडणार. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचा सर्वांची नावं झाली तिथले ठाकरे साहेब आणि खरं तर एक महत्वाच्या विषयासाठी आजची पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केली.
ज्यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक क्रांतीच्या नावावर जिल्ह्यातील खनिजांची लूट ही होतच आहे. त्यातून सत्ताधाऱ्यांचे खिसे प्रचंड प्रमाणात भरले जात आहेत. त्या लुटीचे हिस्सेदार सत्तेतील सर्व तीनही पक्षाचे नेते प्रमुख आहेत. मुख्यत्वे करून दोन विषयावर मी लक्ष वेधून करणार आहे. एक JSW चा मोठी इंडस्ट्री वडसा तालुक्यामध्ये 2128 हेक्टरवर या खाजगी जमीन आणि सरकारी जमीन 174 हेक्टर अशी एकूण 2303 हेक्टरवर तो जिंदाल JSW चा कारखाना तिथे प्रस्तावित आहे आणि सेक्शन 6 हा सुरू केलेला आहे. याची माहिती ज्या वेळेस मी घेतली त्यावेळेस या 7000 म्हणजे 2300 म्हणजे जवळपास 8000 एकर ही जागा असणार. 8-8.5 2300 म्हणजे 2000 हेक्टर म्हणजे 4 1 5 आणि 300 6000 जवळपास. मुळात ही जागा घेताना वडसा तालुक्यातील कोंडाळा गावाची 881 हेक्टर जागा या ठिकाणी घेतली जाणार. कोंडाळा कुरुडची 375 हेक्टर, वडसा 103 हेक्टर, नैनपूर 444 हेक्टर, अगदी तुळशीची थोडी आहे 5 हेक्टर 6 हेक्टर, वडेगाव नावाचं गाव आहे 269 हेक्टर आणि कोकळी आणि शिवराजपूर या गावातील थोडी जमीन आहे 10-15 हेक्टर 20 हेक्टर 40 हेक्टर. मुळात ह्या जमिनी घेण्यासाठी किंवा इंडस्ट्री जे उभी होते त्याला आमचा अजिबात विरोध आहे. औद्योगिक आलंच पाहिजे औद्योगिक, पण ही जमीन घेत असताना हे जवळपास 8 गावं पूर्ण बाधित होतात आणि या 8 गावातील 3 गावांना 4 गावांना पुनर्वसन करावं लागणार. त्यांची संपूर्ण जमीन जाईल. म्हणजे या 7000 हे जरी आता एवढी जमीन दिसत असली तरी MIDC ही 9000 हेक्टरची असेल असं प्राथमिक त्यांनी माझ्या अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि त्यांनी जे या जमिनीचं मूल्यमापन केलेलं आहे ते असं आहे की कोंडाळ्याला 6,02,000 प्रति हेक्टरी, कुरुडला 7,64,000 प्रति हेक्टर, वर्षाला 27 लाख रुपये हेक्टर वगैरे आहे. वडसा आणि नैनपूर 27 लाख रुपये हेक्टर शहराला लागून असलेली गाव आहे. अख्खा शहराच्या लागून असलेली जमीन त्यामध्ये जाणार आहे. त्याचा नकाशा तुम्हाला सगळ्यांना दाखवतो. आणि वडेगाव वगैरे ते 17 आणि कोकणीची जमीन 6 लाख रुपये हेक्टर. आता याच्या आम्ही 4 पट काढली नवीन लँड एक्विजिशनच्या प्रमाणे तर कोंडाळीच्या लोकांना 24 लाख रुपये हेक्टर प्रमाणे पैसे मिळतील. 24 लाख रुपये हेक्टर हे प्रति हेक्टरी दर आहे. माझ्याकडे चार्ट आहे गव्हर्नमेंटचं चार्ट. ही सगळी माहिती गव्हर्नमेंटकडून सांगलेली आहे आणि यावेळी माझं लक्ष होतं. आणि कुरुडच्या लोकांना 728 म्हणजे 30 लाख रुपये हेक्टर हे जमिनीचे दर मिळतील. म्हणजे एकरी जर काढला आपण एक साधारणतः 12 लाख रुपये एकर या जमिनीचे दर मिळणार. ही संपूर्ण जमीन सिंचनाची जमीन आहे, भाताचं पीक घेणारी जमीन आहे, पिटियाडोच्या क्षेत्रामध्ये ही येणारी जमीन आहे. आमचा कुणाचाही विरोध मला वाटते काँग्रेस पक्षाचा जमीन देण्यासंदर्भात अजिबात नाही असं नाही. परंतु JSWचा आतापर्यंतचा शिरस्ता असा राहिलाय की हा चौकीदार आणि तिथले मर्यादित लोक कामावर ठेवतो आणि बाकी सगळा काम बाहेर चालतो. हा एक विषय. दुसरा विषय की ही जी दरं दिली या दराने संपूर्ण जमीन घेतली तर शेतकरी पूर्णतः उद्ध्वस्त भूमिहीन प्रचंड मोठ्या प्रमाणात. म्हणजे 8,000 एकर जमीन घ्यायची म्हणजे शेकडो हजार किमान 1,000 शेतकरी तर या 7-8 गावातील उद्ध्वस्त होणार. आणि ह्या जमिनीची आत्ता गरज काय, मूळ प्रश्न काय तो
की इन्व्हेस्टमेंट 1 लाख कोटी येणार असं जरी सरकार सांगत असेल, पण ती टप्प्याटप्प्याने अशासाठी म्हणतो की पूर्वीची इन्व्हेस्टमेंट 5,000 कोटीची येईल, तर 5,000 कोटीसाठी लागणारी 500 एकर जागा तुम्ही पहिले संपादित करा. तुमची इन्व्हेस्टमेंट 10,000 कोटीची येईल पुढच्या 2 वर्षात 3 वर्षात, तर तेवढी जागा एक्वायर करा. पण ही जागा सस्त्यामध्ये एक्वायर करून जिंदालला देण्याचं काम आणि त्यानंतर या जमिनीची किंमत तो हळूहळू तो 10-15 वर्षामध्ये 1 लाख कोटी रुपये आणेल. मग तू 10 वर्षांनी ती जमीन घे ना, त्यावेळेस जमिनीची किंमत 1 लाख कोटी असेल 10 वर्षांनी 12 वर्षांनी. पण ती शेतकऱ्याला आता उद्ध्वस्त करू की आत्ताच एवढी जमीन घ्यायचं आणि त्या जिंदालच्या माती मारायचं. आमची मागणी अशी होती याच्यामुळं की इथे कच्चा माल आमचा येणार आहे, ते त्याच्यावर येतो मी, त्याच्यात काय गोंधळ आणि गोळ आहे आणि यांची पोटं कशी भरणार आहेत, महिन्याला किती रुपये हे सगळे तीनही पक्षाचे लोक खाणार आहेत त्याचं मी सांगतो. त्याचं कॅल्क्युलेशन मी काढलेलं. उगीच कोणी काही या जिल्ह्यावर लक्ष आणि कृपादृष्टी ठेवायसाठी आमच्या जिल्ह्याकडे लक्ष आहे असं काही समजण्याचं कारण. नंतर मी कोणसरीकडे पण येतो, कोणसरीत काय होणार आहे ही विषय मी यासाठी ठेवतोय. विकासाच्या नावावर या माणसाला स्थानिक उद्ध्वस्त करून ही मंडळी, राजकीय मंडळी आणि इंडस्ट्रियल मंडळी, बाहेरचे लोक हे मिळून एक रॅकेट तयार करून आमच्या लोकांना उद्ध्वस्त करायचा वेळा उचलला. याचं कारण असं आहे, पहिलं कारण की आम्हाला जर जमीन तुम्हाला हवीच असेल घ्या, पण आम्हाला पर्यायी जमीन त्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध. प्रदूषण आणि त्या संदर्भातल्या विचार ते प्रगट झाले होते. आपण प्रचंड विरोध केला होता सुरुवातीला आणि कालांतराने आपण मी या प्रकल्पावर समाधानी आहे असं स्टेटमेंट आपण पत्रकार परिषदेत माझ्याच विचारलेल्या प्रश्नावर दिलं होतं. अजिबात मी समाधानी आहे, मी समाधानी आहे असं केलेला प्रश्न आहे. मी समाधानी आहे असं आपण उत्तर दिलं होतं. तुम्ही मागणी तर केली, पण आपल्याकडल्या शेतकऱ्यांचा एकदा ट्रेंड बघितला. आता आम्ही बघितलं रेल्वेमध्ये लोकांना जमिनी दिली, प्रशासनातले लोक त्यांना काहीतरी भूलतापा देऊन गैरप्रसंगी बळजबरी करून भाग दाखवून एग्रीमेंट करून घेतात आणि मग ते सगळं. 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत. आता कोणसरीमध्ये आमच्या लोकांनी त्या जागेला विरोध केला. तिथल्या सरपंचाला बोलवून आम्ही बैठक केली. आमचे 4 सरपंच तिथे सगळे त्यांना ताब्यात घेतलं आणि ती जागा घेणं सुरू केलं. पुढे कोणसरीच्या प्लॅन आत्ताची स्थिती सांगा. आमचे 4ही सरपंच त्यांच्या मागे गेले. त्यामुळे आज तिथे जागेचे दर 12 लाख रुपये कटवावे. ते जर थोडी अडून बसले असते तर 25 लाख रुपये किमान एकर मिळाले. पण पेशन्स ठेवला नाही, एजंट पेले गेले आणि जमीन खरेदी केली. ही परिस्थिती. तसं होऊ नये म्हणून पक्षाचा नाही. आणि म्हणूनच आज मी ही भूमिका मांडत असताना शेवट कसं आहे, देणं न देणं शेतकऱ्यांची हे काही आमची जमीन नाही की मी दिलीच की मी रोखून देऊ. पण किमान मागणी करणं हा एवढा मोठा जो उद्योग त्या ठिकाणी आपण आणतो आहोत, त्याला त्याची लुबाडणूक होऊ नये, फसवणूक होऊ नये. शेवट तर त्यांनी ठरवलंच. तुम्ही काय की नाही मला 20 लाखात मी समाधानी आहे हेक्टरच्या मागे. त्याच्यासाठी अवेअरनेस किंवा शेतकऱ्यांच्या अधिकाराबद्दल जागृतीचं काही असं तेच आता आपल्याला तीच भूमिका घ्यावी लागेल. विरोध प्रकल्पाला नाही, योग्य मोबदला जमिनीचा मिळावा. आता ह्याने सांगितलं की मी समाधानी, त्याचं समाधानी. तो प्रोजेक्ट जर तिथे येत असेल तर समाधानी. 40 लाख 1000 कोटी रुपये गुंतवणूक आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी मी द्यायला जाऊ काय? मी त्यांना सांगितलं माझ्या पुढे आले त्यावेळेस 25 लाख रुपये किमान एकर द्या आणि मग घ्या. आमचीच लोक काय जातात ऍडजस्ट करून घेतात. ते काय करतात, मी काय करणार. म्हणून लोकांमध्ये अवेअरनेस आणण्यासाठी आजची प्रयत्न की नाही तुम्हाला हे मिळालं पाहिजे, तुम्ही हे मागणी करा आणि तुम्ही मिळवत असाल तर पुढे जा. नाही तर जात असतील प्रदूषण खाऊन मरायची पाळी आली असेल, ते कमवत असतील, उसमें काय करायचं काय. शेवट लोकांवर आहे ना. आम्ही विरोध करू, जे सोबत येतील त्यांना घेऊन विरोध करू. उद्योग आले पाहिजे. उद्या जर एवढा मोठा स्टील होत आहे, कोण त्याला विरोध कशाला करायचा. लाखोच्या 1 लाख कोटी येत आहे 10 वर्षात गुंतवणूक मागणी प्रमाणे. तुम्ही जर 2000 कोटी रुपये यावर्षी गुंतवणूक करताय तर 500 एकर जागा लागताय, तेवढीच घ्या ना. मग टप्प्याटप्प्याने वाढवत द्या, म्हणजे जमिनीचे रेट वाढतील, मोबदला अधिक मिळेल. विरोध करायचा विषय नाहीये. आता हे जे 660 रुपये आहे
हे 2800 रुपयाचा दिलं जात आहे, पूर्ण वाटत आहे तिघांचं, काहीच गरज नाही. हो द्या ओपन ऑप्शन, कारण हे 50 वर्ष पुढचं स्कीम पुरणार आहे. त्याला 2000 एकर जागा तुम्ही देणार, 700 काही हेक्टर JSW ला, त्याचा अधिकारच नाही, राज्य सरकारला अधिकार नाही. आता हे महामंडळ केलं, महामंडळाचं पूर्ण कार्टेल आहे, हे कार्टेल आहे तिघांचं. हे करून प्लॅनिंग करून पुढे जायचं आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी आम्ही बैठका घेणारच आहोत. आम्ही आता मी आमदारांना घेऊन बैठकाच्या मतदारसंघातले घेणार आहे. लोकांना समजून सांगून त्यांची गरज आहे, त्यांना इथे प्लॅन टाकायचा आहे, स्लरीनी तिकडे न्यायचं आहे, आयरन ओव्हर म्हणजे अंडर ते पाईपलाईन, तो विषय नाही. आमच्या लोकांना योग्य मोबदला नाही, एवढाच विषय आहे जमिनीचा. आणि शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, नाहीतर पर्यायी जागा. मायनिंग करता जनसुनावणी होते, त्याच्यामध्ये विरोध करणाऱ्या लोकांना येऊ देत नाही. सबको पत्रकारों को इसलिए बुलाया कि गढ़चिरौली जिले में एक प्रोजेक्ट JSW का आ रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन के लिए सेक्शन 6 की कार्रवाई शुरू हो गई और इसमें से करीबन 7-7.5 हज़ार एकड़ लैंड एक्विजिशन होने वाली है. उसके रेट जो निकाले गए हैं गवर्नमेंट ने वो इतने बहुत ही कम है और विशेष करके ये एरिकेटेड लैंड है, सिंचाई वाली लैंड है, जहाँ से अपने इटाडोर से लेकर तो ये सिंचाई होती है. और उपजाऊ लैंड अगर इनके हाथ से चली जाए तो ये किसान कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा. तो इसलिए हमारे प्रोजेक्ट को विरोध करने की भूमिका नहीं है, पर किसान को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है. उनको सही मायने में दाम दे, 1 करोड़ रुपए एकड़ कम से कम, या ये तो इसके साथ में नौकरी दे, नहीं तो परे जमीन उसको उनके गांव को जो रिहाब होने वाले विलेज है उसको पहले वो करे. पोल्यूशन का खतरा बहुत है. ये सब 8 गांव बड़े बड़े गांव है, इसमें कोंडाला बड़ा गांव है, कुरुट बड़ा गांव है, नैनपुर बड़ा गांव है, शिवराजपुर भी छोटा गांव नहीं है. ऐसे बड़े गांव इसमें बाधित होने वाले हैं और इसमें नुकसान और उध्वस्त होने वाला किसान है. डेवलपमेंट के नाम पे 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा JSW, तो कोई 2 साल के अंदर में करने वाला नहीं है. उसको 10 से 15 साल लगेंगे ये इन्वेस्टमेंट के लिए. हमारा ये कहना था कि तुमको अगर पहले स्टेज वाइज आप जाते हो तो पहले आपको 500 या 1000 करोड़ 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए उतनी जगह लगती है, उतनी जगह एक्वायर करो. उनको पहले विश्वास दिलाओ, हम जवाब देते हैं, हम सही मायने में दाम देते हैं किसान को, और उनको किसान अगर हैप्पी है तो आगे की जमीन को आप एक्वायर करो और फेज वाइज उसको लैंड को एक्विजिशन में लाते जाओ. एक साथ में 7,000 करोड़ रुपए 7,000 एकड़ लैंड ये परचेस करना और 10-15 साल के बाद में 15 साल में इन्वेस्टमेंट लाना और उस वक्त जो जमीन की कीमत होती थी आज के तारीख में खरीदी करना उसी रेट में, तो ये किसान की लूट है, किसान को उध्वस्त करने का काम है. इसलिए हमने इसका विरोध करके ये मांग रखी है और किसानों के सामने जाकर किसानों को भी हम लोग बताने वाले हैं. बहुत सारे किसानों ने हमको फ़ोन किया था, बात भी की, ये सब कार्रवाई शुरू हुई. अभी किसान के नॉलेज में स्टेज आज की क्या है एक्विजिशन की वो पता नहीं है, ये उनको अवगत कराएंगे. मैंने डिपार्टमेंट से जो मालूमात निकाली उसके हिसाब से 30-35 लाख रुपए हेक्टर, कई जगह में तो कोई 30 लाख कोई 25 लाख रुपए हेक्टर से जमीन वो एक्विजिशन करने वाले, ये बहुत ही कम है. इसलिए इसको ये प्रोजेक्ट को रोकने में हमारी रुचि नहीं है, पर किसी को उजाड़कर ये प्रोजेक्ट हो और ये राज्य के तीनों लोगों के जेब भरे, इनके राजनीति जो है इसके भरोसे चलाने के लिए ये पूरा प्लान है. जिस JSW को जिंदाल को ये माइनिंग दी गई थी वो माइनिंग का मुदत खत्म हो गई, उसके लिमिट उसके पीरियड में उन्होंने ये माइनिंग शुरू नहीं की तो कैंसिल हो गई. अभी कैंसिल होने के बाद में उसको दे ही नहीं सकते, ये मेजर मिनरल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है. फिर भी स्टेट गवर्नमेंट यही माइंस इसी रेट में देने को तैयारी कर रही है. उसने लैंड जुडिशरी का से लिया, उन्होंने पूरा क्लियर विरोध किया. फिर अभी एडवोकेट जनरल, उसका कोई संबंध नहीं आता है इससे, इस प्रकरण से, उनके भी तरफ ये प्रपोजल भेजा और उनकी राय पूछी गई. ये गलत है, ये सारा झूठ है, क्योंकि झूठे रास्ते पर ये सरकार काम करना चाहती है, गलत रास्ते पर काम कर रही है, गलत
यानी मैं बोलता हूँ कि इलीगल तरीके से ये माइंस JSW को देना चाहती है, क्योंकि अगर वो कैंसिल हुए तो उसका ओपन ऑक्शन होना चाहिए और जिसको भी ये माइंस मिलती है उसने ये काम करना चाहिए। आज आपको सबको पता है कि कोंसरी वाला मजा क्यों मार रहा है, तो उनको 660 में माइंस मिली, बाकी माइंस जो गई है वो तो 2000 के ऊपर गई है, वो इनके सामने टिकेगा ही नहीं। दूसरे जिसको ऑक्शन हो गए वो शुरू नहीं करेंगे। अभी गढ़चिरौली जिले में बहुत और 9 माइंस का ऑक्शन पे आई थी, तब सरकार ने कारपोरेशन बनाकर, माइनिंग कारपोरेशन बनाकर, सीएम खुद उसके अध्यक्ष है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ये सब ने मिलकर कारपोरेशन बनाकर ये पूरी की पूरा आयरन ओवर सरकार, केंद्र सरकार की परमिशन लेकर ये 660 रुपए में बेचने वाले, और ऊपर में ये कमाई जो होगी ये तीनों पार्टी बांट के खाने वाले। ये महीने की कमाई 500 करोड़ एक को जाएगी पर मंथ। इतना बड़ा ये स्कैम, 25 लाख हेक्टर, 25 लाख टन पर मंथ का निकलेगा। वो अगर वो 25 लाख टन क्या बोलते हैं लाइफ स्टील निकालेगा तो इससे ये उजागर भी करूंगा पेपर के साथ। अभी तो मैंने आपको जिंदाल के JSW के प्लान के बारे में बताया, इसके ऊपर पूरा ध्यान है। हमने कुछ माहिती भी इस बारे में हस्तगत करने का काम शुरू किया है, पर यहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर तीनों पार्टियां अपने खजाना भरना चाहती है, पर्सनल लूटना चाहती है, और यहाँ के किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को हवे पर छोड़कर इनके साथ में खिलवाड़ करके इनका कोई उद्देश्य दूसरा नहीं है। अगर होता तो जमीन को सही दाम देते, 12 लाख रुपए इससे जमीन खरीदते नहीं करते। इससे ये लूट है। और यहाँ पे इंडस्ट्री डाली जा रही, उद्योग में कितने लोग लोकल है, अभी खासदार साहब ने बोला है, MP साहब ने, कि वो उसकी माहिती हम लेंगे। अगर वहाँ पे 80% गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से, JR के हिसाब से वहाँ नहीं होते तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करके वहाँ पे लोकल लोगों के लिए काम करेंगे। हम सब जाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो हमारे खासदार जी और आमदार अपने जिला अध्यक्ष ये डेट फिक्स करेंगे, उस वक्त मैं भी आऊँगा और हम लोग आंदोलन करेंगे। सवाल यही आ रहा है कि जिंदाल की इन्वेस्टमेंट कोई 5 साल में आने वाली नहीं, 2 साल में आने वाली नहीं, 10-15 साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो फेज वाइज आप उसकी लैंड का एक्विजिशन करें और सही दाम दे, किसानों के बच्चों को 2 एकड़ के नीचे में 2 एकड़ तक की एक नौकरी उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मिले, ये हमारी मांग। ओके, चलो धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। गांव के BM श्री JP स्कूल में शुक्रवार 16 मई को SSC 2007-8 बैच के पूर्व छात्रों का बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्रों ने 17 वर्षों बाद अपने स्कूल लौटकर पुरानी यादों को ताजा किया और शिक्षकों को सम्मानित कर उनका आभार व्यक्त किया। समारोह की अध्यक्षता तत्कालीन प्राचार्य SK मारे सर ने की, जबकि मार्गदर्शक के रूप में पलसावंगी JP स्कूल की प्राचार्य अनिल बोराडे, श्रीमती नंदा S सालुंखे मैडम और शिक्षक नारायण पार्ले उपस्थित रहे। सभी ने छात्रों को जीवन के विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान सभी छात्रों ने चर्चा की कि वे आज किस क्षेत्र में कार्यरत है। कुछ सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कुछ व्यवसाय, खेती या मजदूरी में है। कुछ छात्र आज राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। सभी ने अपने अनुभव साझा किए और स्कूल की यादें ताजा की। समारोह में वर्तमान प्रधानाध्यापक दशरथ बागे, सैयद आवेद सर, राहुल गवई सर, विनोद तुंडुड़े सर, VK सोनोने मैडम, जुबैर पठान सर सहित सभी शिक्षकों को पूर्व छात्रों ने सत्कार पूर्वक सम्मानित किया। मॅडम मी लिहिलं तर पण माझ्या मुलांनी फाडून टाकलं. अवघड आहे. आपल्याला निबंध घ्यायचा आहे. माझी शाळा. माझ्या शाळेविषयी तुम्हाला कमीत कमी प्रत्येकाला एक 5 मिनिटं बोलायचं चान्स असेल. प्रत्येकाने फास्ट बोलायचं आहे. शाळा या विषयावर 5 मिनिटं बोललं पाहिजे. 5 मिनिटं. बरं 2 मिनिटं बोलायचं. आणि जे बोलणार नाही त्याला छडी बसणार.
आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। जनता से सीधा संवाद और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर महीने नागपुर में आयोजित हो रहे जनता दरबार को लेकर एक वरिष्ठ नेता ने जानकारी दी कि इससे नागरिकों को राहत मिल रही है और शासन प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ रही। उन्होंने कहा, मैं हर महीने नागपुर में लोगों से मिलता हूँ, इससे उनकी समस्याएं सामने आती है और उन्हें संबंधित विभागों को भेजा जाता है, बाद में उनका फॉलोअप भी किया जाता है। नेता का कहना है कि लोगों का इस दरबार पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ जाने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देश में हाल ही में भेजे गए केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल को लेकर भी उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी कूटनीतिक पहल है जिससे दुनिया के देशों और लोगों तक असली खबरें पहुंचेगी। युद्ध की सच्चाई और पाकिस्तान का आतंकवाद दुनिया के सामने उजागर होगा, खासकर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूत होगा। आज जनता दरबार आहे, संपूर्ण विदर्भातून मोठ्या अपेक्षेने लोक आलेले आहेत। असं आहे की मी महिन्यातनं एकदा जनता भेटीचा कार्यक्रम नागपूरमध्ये करतो। मागच्या महिन्यात मी केला होता, याही महिन्यात केलेला आहे। या निमित्ताने लोकांच्या तक्रारी जमा होतात। केवळ तक्रारी घेऊन आम्ही थांबत नाही, तर त्या विभागाला त्या पाठवतो, त्याचा पाठपुरावा करतो, त्याची माहिती त्यांची तक्रार कोणाकडे गेली आहे याची माहिती देखील त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करतो, जेणेकरून लोकांना त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता आलं पाहिजे, त्या दृष्टीने हा प्रयत्न आहे। प्रचंड मोठा रिस्पॉन्स सगळे 7 पासून रांगेत लागून आहे लोक। ते मला असं वाटतं की लोकांचा एक विश्वास आहे की आपण इथे गेल्यानंतर आपले प्रश्न या ठिकाणी सॉल्व्ह होऊ शकतील, तर म्हणून मोठ्या प्रमाणात लोक आलेले आहेत। मी आता लोकांना भेटणार आहे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवणार। जगभरातील देशांमध्ये भारताची भूमिका पाकिस्तान सोबतच्या संघर्षाबद्दल सांगण्यासाठी शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला। ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे, कारण खरी न्यूज लोकांपर्यंत आणि विशेषतः विविध देशांमध्ये पोहोचली पाहिजे। ही एक चांगली डिप्लोमसी आहे की ज्यामुळे भारताची भूमिका आणि युद्धाचं सत्य हे सगळ्या जगापर्यंत पोहोचेल आणि पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे हे त्या ठिकाणी लोकांमध्ये विशेषतः जे काही वेगवेगळे देश आहेत त्या देशांमध्ये प्रस्थापित होईल। पक्षांना सांगावं लागत आहे की तुम्ही निवडू नका, आम्हाला निवडू। केंद्र सरकारला पक्षांना सांगावं लागतं, आमचे हे नेते घेऊन जा, असं काही पक्ष आग्रह धरत आहे। नाही, मला त्याची कल्पना नाही। मंत्र्यांना अजून अतुल। अब देखते हैं अगली खबर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को नागपुर के खापरखेड़ा में ये यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेता सहित सभी दलों के लोग भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश सेना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा हुआ है। वहीं तिरंगा यात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा किसी पार्टी या व्यक्ति की नहीं बल्कि देश के लिए है। तमाम लोग तिरंगे के लिए यहाँ खड़े हुए। और अब देखते हैं अगली खबर। शनिवार शाम एक चौंकाने वाली घटना अहमदाबाद हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पर कामठी रेलवे स्टेशन के पास कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की है। ये घटना उस समय की हुई है जब ट्रेन स्टेशन से कुछ दूरी पर धीमी गति से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 2 कोचों को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए, जिनमें से B2 कोच को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इस हमले में B2 कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। ट्रेन के स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF और स्थानीय पुलिस को दी। घटना के बाद यात्रियों में कुछ समय के लिए भय और तनाव का माहौल रहा, लेकिन ट्रेन को निर्धारित समय पर आगे रवाना किया गया। रेलवे प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने की बात कही। यात्रियों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को दे। रेल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखते हैं अगली खबर।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। नागपुर में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस बारिश ने माहौल कुछ हद तक खुशनुमा बना गया। राज्य भर में मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। प्री मानसून बारिश के आने से गर्मी से परेशान नागरिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली। राज्य के कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में बादल छाने और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना के चलते अलर्ट जारी किया गया है। अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर और वाशिम जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई। इस पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार दोपहर 3 बजे के बाद नागपुर में मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस बारिश से नागरिकों को थोड़ी सी राहत मिली है। तो दर्शकों, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।